हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू कुमारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ PYQs इन क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस। वीडियो शुरू करने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट बात मैं अपने बारे में बता देती हूँ। रिसेंटली मेरा नेट JRF क्लियर हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। दिसंबर 2024 में जो एग्जामिनेशन हुई थी वो एग्जामिनेशन यूजीसी नेट मैंने क्लियर किया है। आई हैव स्कोर 240 आउट ऑफ 300 एंड मेरा परसेंटाइल था अराउंड 99.91 परसेंटाइल। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यूपीएससी की तरफ चलते हैं, तो फिर मैंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया। फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि मास्टर्स में भी इनरोल कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने मास्टर्स में इग्नू में इनरोल किया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो राइट नाउ मेरा मास्टर्स चल रहा है एंड आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स। तो इसी दौरान मेरा सेकेंड अटैम्प्ट भी मैंने दिया प्रीलिम्स का, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया सब कुछ करने के बावजूद भी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए दूसरी कुछ एक दो चीज़ ट्राई करते हैं। तो इस दौरान फिर मैंने सोचा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी। तो मैंने उसकी तैयारी करी। लगभग 100 डेज़ की मेरी प्रिपरेशन थी एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ माई हार्डवर्क एंड गॉड्स ग्रेस की वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट क्लियर हो गया एंड JRF भी मुझे मिल गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो PYQs होते हैं, PYQs की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में मैं एम्फोसाइज करूंगी, और साथ ही साथ मैंने PYQs को कैसे यूज़ करा जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है अपनी पूरी की पूरी तैयारी में, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है तो काफ़ी रिगरस प्रिपरेशन रहती है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, ठीक है। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ में जो मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद करी अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने में, अपनी राइट स्ट्रैटेजी को बनाने में, और सही तरीके से यूजीसी नेट को एक तरीके से अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मुझे मिली है। तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस जो मेरा अब तक रहा है उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी रहेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि आखिरकार PYQs हमें करने क्यों होते हैं, ठीक है। पढ़ते तो हर कोई है, बहुत सारे नोट्स हम हर किसी के पास होते हैं, हर कोई रिवाइज भी करता है, ठीक है। और PYQs भी कुछ कुछ लोग करते हैं बहुत, बट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो पहले हम समझेंगे कि PYQs को क्यों करना है, ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टू अंडरस्टैंड द कोर एरियाज ऑफ ईच यूनिट। देखो 10 यूनिट होती है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। हमें पता है कि हर यूनिट पहली बात तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ 6 से 7 यूनिट है जिससे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन अराउंड 60 to 80% ऑफ क्वेश्चन उन्हीं यूनिट से आते हैं। और उन यूनिट्स में भी कुछ ऐसी सब थीम्स है, कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है जिन पर हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे? वो आइडेंटिफाई जब हम PYQs की बुक सॉल्व करेंगे, जब हम PYQs को सॉल्व करेंगे तो हमें वो कोर एरिया समझ में आ जाएंगे कि अगर ये टॉपिक है, ये यूनिट है, इसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, है ना। एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करते करते फैक्ट्स बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल नेचर भी क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है, बुक्स पूछी जा रही है, फैक्ट्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, इसके बारे में हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस तरीके से करने हैं। तो ओवरऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स पूछे जा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर थिंकर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी बुक्स के बारे में आता है, ठीक है। और थिंकर्स को अरेंज करने के बारे में आता है। तो जो जनरल आइडिया हमें पता होना चाहिए एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने से पहले, वो आइडिया हमें पता चल जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने नोट्स को प्रिसाइजली बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, आप लिबरलिज्म में अगर लिबरलिज्म टॉपिक अगर उठाओगे ना, तो हर एक थिंकर ने बहुत सारी चीज़ें कही है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स है लिबरलिज्म के, तो ये सारी चीज़ें तो है। बट उसमें से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पूछता है लिबरलिज्म में। कुछ ना कुछ ऐसे कोर एरियाज ज़रूर हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम एग्जामिनेशन में किसी भी एक टॉपिक का PYQ अंडरस्टैंड करेंगे,
नोट्स बनाने से पहले समझ लेंगे कि अच्छा क्या पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो हमारे जो नोट्स होंगे ना वो बहुत स्ट्रीमलाइन होंगे, ठीक है, वो बहुत अलाइंड होंगे विद द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, कि जो पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हम अपने आप को लिमिट करें, वरना पढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं चीज़ों को लिमिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें मदद करती है प्रिसाइज तरीके से नोट्स बनाने में, कि एक टॉपिक है अगर, उस टॉपिक से पहले हम उसके PYQs को रीड करेंगे कि अच्छा ये सारे PYQs है, उससे एक आइडिया लगेगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा रही है, ठीक है। लिबरलिज्म में इस पर्टिकुलर थिंकर से आता ही क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और भी अदर थिंकर्स के बारे में पूछा जाएगा, जॉन लॉक के बारे में पूछा जाएगा, तो उनमें से भी क्या पूछा जा रहा है इनके बारे में, वो हमें जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपने नोट्स को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, प्रिसाइज बना लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रखने की कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होगी। फिर उसके बाद हो जाता है लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि PYQs इसलिए भी करना है क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में जा करके आपके पास भी नॉलेज होगा, मेरे पास भी नॉलेज होगा, ठीक है। एग्जाम में जितने बच्चे बैठते हैं सबके पास लगभग मोर और लेस सिमिलर लेवल ऑफ नॉलेज ही होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी चीज़ पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है MCQ सॉल्विंग में। कुछ बच्चे MCQ सॉल्व करते टाइम गलतियां करते हैं, वहीं कुछ बच्चे उन गलतियों को नहीं करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एट द एंड आपका मैटर ये करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है वो मैटर नहीं करती, आप MCQ सॉल्व करते टाइम उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एट द एंड चीज़ वही मैटर करती है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपना MCQ एप्टीट्यूड जो है, जो MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड है, उसको डेवलप अगर करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पर अपने PYQs को ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। उससे हमें समझ में आएगा, पहली बात तो एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, ठीक है, क्या डिमांड करा जा रहा है वो समझ में आएगा, और साथ ही साथ जब हम सॉल्व करेंगे हमारी गलतियों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए क्या होगा, हमारी MCQ सॉल्विंग पर पकड़ बन जाएगी, और एट द एंड जब हमारा एग्जामिनेशन होगा यही चीज़ मैटर करेगी कि हम अपनी गलतियों को कितना मिनिमाइज करते हैं एंड कितने बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं MCQ सॉल्विंग में, ठीक है। तो वो चीज़ भी जब हम रेगुलर बेसिस पर PYQs को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी फुलफिल हो जाएगी, और हम और ज़्यादा बेटर कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि PYQs क्यों करने चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप में से जनरली सभी लोगों को इतना आइडिया तो होगा ही कि हाँ भाई PYQs इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसको करें कैसे, क्वेश्चन अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि करना कैसे है, हाउ टू डू PYQs, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैंने क्या किया, किस तरीके से मैंने चीज़ों को किया है, कैसे PYQs को मैक्सिमम तरीके से यूज़ किया है एंड उससे मैक्सिमम रिटर्न लिया है मैंने, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ मैंने क्या करा, मैंने एक PYQ की मैंने बुक उठाई, ठीक है, मैंने बहुत सारी बुक देखी, तो मैंने उसमें से एक बुक उठा ली, IFAS पब्लिकेशन की आती है एक पर्टिकुलर बुक, इसमें 2012 से लेकर के 2024 तक जितने भी PYQs हैं, ठीक है, वो सारे दिए हुए हैं, और कैसे दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, और साथ ही साथ में ईयर वाइज भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म का टॉपिक है तो लिबरलिज्म में क्या पूछा गया है, ईयर वाइज दिया रहेगा, 2024 फिर 2023, इस तरीके से चीज़ें दी रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 से लेकर 2024 तक इसमें दिए गए थे। तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो, मुझे ये बुक अच्छी लगी, ठीक है। IFS पब्लिकेशन अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 2024 का भी पेपर था, तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है इस वाली बुक को ले लेते हैं, और इसमें चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से दी गई है, टॉपिक वाइज है, ईयर वाइज है, और फिर उसके बाद जो इसमें सॉल्यूशंस दिए गए ना, उस सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो टॉपिक मुझे नहीं आता था, जब मैं PYQs को सॉल्व करती थी ना, उसके सॉल्यूशंस को रीड करती थी, तो मुझे वो टॉपिक समझ में आ जाता था, क्योंकि शॉर्ट तरीके से बताया है, और जो जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ें वो लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, ये पर्टिकुलर मैंने बुक ली, और इसी के बुक में जो भी मैं टॉपिक किया करती थी उनके क्वेश्चंस को मैं यहाँ से लगाया करती थी। अब और क्या किया मैंने, प्रैक्टिस करी मैंने, जो PYQs था उसको धीरे धीरे करते हुए मैंने सॉल्व करा। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा ना, स्टार्टिंग में कोशिश हम लोगों को ये करनी है कि हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ना डालें, ठीक है। अगर सपोज़ कोई आप में से कोई बिगिनर है तो फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही मैं 100 MCQ सॉल्व करूँगा या करूँगी, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। स्टार्टिंग फर्स्ट डे में आप कोशिश करिए, आप 10 MCQ लगाइए, कोशिश करिए उनको 15 मिनट में सॉल्व करने की, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते हुए 10 के बाद क्या हो जाएगा, 15 MCQ लगाइए अगले दिन, फिर उसके बाद 20 MCQ लगाइए, इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपको MCQ की संख्या को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, सपोज़ मैंने कार्ल मार्क्स को मैंने पढ़ा
उसके ऊपर मैंने नोट्स बना चुके हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रेजुएशन में भी चीज़ें हमने करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमने चीज़ें करी है। तो किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा तो नहीं है हमें हमें कुछ आता ही नहीं है, नहीं, लगभग हमें 60 to 70% नॉलेज होता ही है हर चीज़ का। तो मैं क्या करती थी, जिस चीज़ के मेरे नोट्स बन चुके हैं, मैंने एक बार रीड कर चुका है, मैं उसके PYQs उठाती थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स के मैंने PYQs उठाए, मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने फिर देखा कि भले ही मुझे सब कुछ पता हो, मैंने नोट्स में चीज़ें लिख रखी हो, लेकिन जब मैं उसको अप्लाई करती थी, जब मैं MCQ को सॉल्व करती थी, तो मेरे बहुत सारे MCQ गलत निकलते थे, ठीक है। समझ रहे हो? तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी टॉपिक आपका हो चुका है, एक बार रीडिंग हो चुकी है, नोट्स बन चुके हैं, उस टॉपिक के PYQs को उठाओ, ठीक है, और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, केवल सॉल्व कर देना ही हमारा मोटिव नहीं है, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है सॉल्व करने के बाद हम PYQs को एनालाइज भी करेंगे। अगर एनालिसिस नहीं किया ना, तो फिर सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करना है भाई, PYQs को एनालाइज कैसे करना है, उसके बारे में भी हम समझते हैं। एनालिसिस ऑफ PYQs में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम स्टार्टिंग से MCQs को सॉल्व करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना है कि मेरे कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हो? इस चीज़ पर एम्फेसाइज नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये नहीं है कि मैं देखूं कि करेक्ट कितने हैं या रॉन्ग कितने हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, ऑब्जेक्टिव है MCQ सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड होता है उसको डेवलप करने का, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि मैंने पढ़ भी रखा था चीज़ों को, नोट्स भी बना रखे थे, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते थे जो गलत नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप हो सकते हो डिमोटिवेट हो जाओ और आप बोलो कि यार बंद करो PYQs, मुझसे नहीं हो रहे। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर हमारे ज़्यादा आंसर्स गलत हो रहे हैं, इट डज़ नॉट मीन कि हम चीज़ों को बंद कर दें। ये डीमोटिवेशन के तौर पर नहीं लेना, यहीं से तो लर्निंग करनी है, यहीं से तो चीज़ों को सीखना है। तो हमें क्या करना है, करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, अभी कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, केवल देखना है कि मुझे सॉल्व करनी है चीज़ों को, ठीक है। केवल उसी चीज़ पर फोकस करना है। तो डीमोटिवेशन इन पर्टिकुलर चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना कि करेक्ट कितने हो रहे, रॉन्ग कितने हो रहे, अभी केवल सॉल्व करो, ठीक है। 10 सॉल्व करो, अगले दिन 20 करो, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे, एज पर योर सूटेबिलिटी आप चीज़ों को करना चालू करो। जब आप सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद क्या है, सपोज आपने MCQ लिए, 10 MCQ सॉल्व करे, उसके बाद आपने सॉल्यूशंस को भी पढ़ा, ठीक है। कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे। अब क्या करना है, अब जब आप किसी भी सॉल्यूशन को रीड करोगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए पहली बार आपने उसका नाम सुना होगा, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको कुछ नए थिंकर्स के बारे में पता चलेगा जो हो सकता है आपने ना पढ़े हो, ना आपके नोट्स में लिखे हुए हो, और साथ ही साथ में बहुत सारी बुक्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशंस रीड करेंगे, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करा तो सॉल्यूशंस को रीड करा, जो नया कॉन्सेप्ट हमें मिला है, ठीक है, जो हमारे नोट्स में नहीं है, जो हमने नहीं पढ़ा, अब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। रीड करते टाइम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक में ही पेंसिल से हाईलाइट करेंगे, या पेन, जो भी आपको ठीक लगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। सपोज रॉबर्ट नोजिक की एक नई किताब के बारे में मुझे पता चला, तो हम क्या करेंगे, उस किताब का नाम और वो किताब कौन से साल में आई थी, हम उसको अपने रिस्पेक्टिव नोट्स में, जहाँ पर रॉबर्ट नोजिक के बारे में हमने लिखा हुआ है, उसमें ऐड कर देंगे। समझ रहे हो? ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, PYQs को यूज़ करना है। इससे हमें मैक्सिमम आउटकम मिलेगा PYQs को। एक तरफ हम सॉल्व भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग नए जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग अपने नोट्स में ऐड कर रहे हैं। तो हमारे नोट्स भी कहीं ना कहीं एनरिच हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ध्यान रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है भाई, देखो, किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 से 2024, तो सोच लो इन पूरे के पूरे साल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि UGC हर एक क्वेश्चन को रिपीट करता होगा, UGC हर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। UGC में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा एग्जामिनेशन है, इसमें जो क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ है जो रिपीट होने की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अगर आप किसी भी टॉपिक को उठाते हो ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वही सेम टू सेम चीज़ किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होकर के कुछ नाम बदल दिया, या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट,
और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी 2012 से 2024 के बीच में ये चीज़ 4 से 5 बार पूछ चुका है। सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्सेप्ट, जो दूसरे फैक्ट है जो केवल एक ही बार पूछे हैं, उसके मुकाबले ये वाले क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा अपना खुद का दिमाग, आपका खुद का एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी एग्जामिनेशन को अब तक दिया है वो यहाँ पर काम आएगा, और आपको समझ में आएगा कि हर फैक्ट जो यूजीसी पूछता है, जो एनटीए एग्जाम में पूछता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो सेम टू सेम चीज़ जो है रिपीट होगी। क्योंकि अगर हम हर फैक्ट को नोट करने लगे ना, तो हमारी फैक्ट की पूरी एक बहुत बड़ी मोटी बुक बन जाएगी, है ना। ये चीज़ हम नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हमें स्मार्ट वर्क यहाँ पर दिखाना होगा। हमें यहाँ पर समझना होगा कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, केवल उस चीज़ को हम समझेंगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को नोट डाउन करना है। वरना अगर आप हर सब्जेक्ट को देखोगे ना, हर सब्जेक्ट को देखोगे तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आईआर को करने जाओगे, आईआर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसमें यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कभी किसी आर्टिकल से पूछ रहे हैं, कभी किसी आर्टिकल से पूछ रहे हैं। तो भाई इतने सारे आर्टिकल है, क्या हम लोग इन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ते रहेंगे? क्या पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतने सारे आर्टिकल है, इतनी सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन चार्टर में बोली गई है। कभी एक दो बार अगर यूजीसी पूछ लेता है, डज नॉट मीन कि हम उसके ऊपर भी नोट्स बनाने लग जाए और सारे के सारे आर्टिकल को नोट डाउन कर देंगे, नहीं, ठीक है। समझ रहे हो? इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड करो। जब आप सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आप में ये चीज़ भी आ जाएगी, स्मार्ट वर्क क्या होता है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में लिखा जाना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोई रैंडम फैक्ट कभी भी पूछ लिया जाता है, डज नॉट मीन कि वो रिपीट होगा, ठीक है। हमें वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके ऊपर है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। जब आप फैक्ट्स को नोट डाउन करोगे कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको लिखो, ठीक है। और हर क्वेश्चन का जो भी हर क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स को बर्डन नहीं करना है, नोट्स का जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिपीट हो रही है बार बार, उसी को ही लिखना है। आई होप मैंने चीज़ें यहाँ तक क्लियर कर दी होगी, ठीक है। जैसे आईआर में अगर आप देखोगे ना, हमेशा यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल रहे ना, उनके टेन्योर, उनके वर्क के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 4 से 5 बार, लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। पिछले 4 से 5 साल में तो लगभग पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंगली जब आप उनके सॉल्यूशंस को रीड करोगे ना, तो तब आप नोट्स बना लोगे कि ये सेक्रेटरी जनरल है, इनका टेन्योर ये था, इन्होंने ये काम किया है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। ठीक वैसे ही इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, तो बार बार आप देखोगे कि एग्जामिनेशन में हमेशा लाहौर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, समिट्स के बारे में पूछा जाता है, सार्क के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा सार्क में क्या क्या पूछा जा रहा है। नैम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हमेशा क्या पूछे जा रहे हैं, समिट्स, कि ये वाला समिट कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ये चीज़ आप समझोगे। तो अगर ये चीज़ पूछी जा रही है, बार बार पूछी जा रही है, तो इस पर नोट्स बनाओगे, ठीक है। हर रैंडम चीज़ पर नोट्स नहीं बनानी है, हर रैंडम चीज़ को अपने नोट्स में ऐड नहीं करना है PYQ से। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। फिर उसके बाद थीम्स, पैटर्न्स एंड मेजर एरियाज, ठीक है। जब हम PYQs को करेंगे, सॉल्यूशंस को रीड करेंगे, तो हम समझेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज़ से इस पर्टिकुलर थीम पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि फैक्ट्स पूछता है, थिंकर्स पूछता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, और असर्शन रीजनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर असर्शन रीजनिंग को जब आप सॉल्व करोगे तो उसको समझ में आएगा कि असर्शन और रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। साथ ही साथ मेजर एरियाज को भी आप समझोगे। इस तरीके से PYQs आपकी मदद करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, नोट डाउन द मिस्टेक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप मान करके चलना, स्टार्टिंग में आपके 7 गलत होंगे, मे भी हो सकता है 3 ही सही हो, ठीक है। हार नहीं माननी है यहाँ पर, डिमोटिवेट किसी भी तरीके से नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सुधार करने के लिए तो MCQ कर रहे हैं ना, कोई हमारा रियल में टेस्ट तो नहीं हो रहा, हमें कोई जज तो नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर चीज़ पर, तो हमें डरना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी रीडिंग एरर कौन सी हुई हमें देखना है। क्या हमने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, कोई वर्ड मिस आउट तो नहीं हो गया, या किसी वर्ड को गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया हम लोगों ने, स्टेटमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट किया है कि नहीं किया है। या कहीं जब हमने सॉल्व करा, हमने ये चीज़ अपने नोट्स में भी लिखी हुई थी, हमने क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन को अप्लाई करने की बात आई, जब नॉलेज को अप्लाई करने की बात आई, तो सही तरीके से नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, अभी भी पता है सब कुछ,
लेकिन जब अप्लाई करने की बात आ जाती है तो गलती हो जाती है हम लोगों से। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हम जब सॉल्यूशंस को रीड करेंगे तो जो हमारे वीक एरियाज है, जो चीज़ हमने नोट्स में नहीं पढ़ी वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो जो पता होना चाहिए, एक बेसिक मिनिमम चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, वो इस तरीके से हम रीड करते हुए अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को करनी है। रीडिंग एरर को आइडेंटिफाई करना है, गलत इंटरप्रिटेशन कहाँ हुआ, कहाँ गलती करी, कहाँ जल्दबाजी में चीज़ों को गलत कर दिया। जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको नोट डाउन करो। और ऐसा नहीं है कि आज हमने गलतियाँ करी तो फिर कल भी सेम टू सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, नहीं। हमें इंश्योर करना है कि जो आज गलतियाँ करी है, कल किसी भी हालत में वो ना हो, ठीक है। हमें कोशिश ये करनी है, वो होगी, ठीक है। एक दो मिस्टेक तो देखो हर बार रिपीट होती है, ऐसा ये तो ह्यूमन है, ठीक है। इट इज़ टू ह्यूमन कि मिस्टेक करना ही एक तरीके से ह्यूमन टेंडेंसी है। तो कुछ चीज़ें तो रिपीट होंगी, बट कुछ चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर बार इंप्रूवमेंट करना है। आज जितनी गलती हुई उसके मुकाबले कल थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है, चाहे एक क्वेश्चन से इंप्रूवमेंट हो, लेकिन इंप्रूवमेंट करनी है। अगले दिन एक और क्वेश्चन से इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। और हम अपनी चीज़ों को, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझेंगे, और पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो एमसीक्यू डेवलपमेंट एप्टीट्यूड होता है, जो हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही कहीं ना कहीं जेआरएफ रुक जाता है, ठीक है। जनरली देखो डिफरेंस पता है कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि एक बच्चा है जो कम गलतियां कर रहा है, दूसरा बच्चा उसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां कर रहा है, केवल इतना डिफरेंस है। पढ़ते दोनों सेम है, मेहनत दोनों सेम करते हैं, बस जिसका नहीं हो पाता उसका रीज़न ये है उसकी थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा है, और उस बच्चे ने जिसका हो गया है उस बच्चे ने गलतियों को कम किया अपनी। हमें केवल इस पर ध्यान रखना है कि हमें गलतियां ही कम करनी है, बाकी चीज़ें तो सब लोग करते हैं, बस गलतियों को कम करना है। और गलतियों को सुधार कैसे होगा? जितना ज़्यादा हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, हर दिन अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, वही एक तरीका है, ठीक है। समझ में आ गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रायोरिटी यूनिट्स, जो जिस चीज़ को हमें प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ कि कम से कम आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो टॉपिक्स आपके हैं, कम से कम इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो। सबसे पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट एंड आईपीटी है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है। देखो आप देखना, एनालाइज करोगे ना तो ज़्यादातर 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से मिल करके बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने सीपी को ऐड नहीं करा, इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट सीपी के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं इनके बारे में बात करती हूँ। इनको कोशिश आपको ये करनी है, जितना भी आपके पास टाइम है ना, 70 डेज है, 60 डेज है, अगर कोई बिगनर है, कोई बिगनर अगर है जिसने अब तक कुछ भी नहीं करा है, मैं सीधा सीधा एडवाइस करूँगी कि आप कोशिश करिए हर टॉपिक के पीवाईक्यूज़ को करने की, ठीक है। आपके पास टाइम होता है 4-5 महीने का, अगर आप प्रिपरेशन में दे रहे हो, आप आराम से कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटा पीवाईक्यूज़ को दोगे, ठीक है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करोगे, पहले 10 क्वेश्चन करिए, फिर धीरे धीरे कोशिश करोगे 40-50 क्वेश्चन आसपास करने की, तो आप आराम से कर लोगे जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है। ये होगा बिगिनर के लिए, जो पहली बार अपनी चीज़ों को कर रहा है। अगर सपोज आपके पास अभी लिमिटेड टाइम है, ठीक है, आपके पास है लिमिटेड टाइम, 60 डेज ही है, 70 डेज है, जितने भी है, इस कंडीशन में आपको कम से कम ये जो मैंने फर्स्ट 3 जो सब्जेक्ट है, इनके कम से कम इन 6 सब्जेक्ट्स को तो आपको ढंग से कवर करके ही जाना है। और पीवाईक्यूज़ किस तरीके से कवर करने हैं, ये देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। अगर सपोज आपके पास 60 डेज है तो आप नहीं कर सकते हो कि पॉलिटिकल ये 6 के 6 सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 टू 2024 आप सारे कवर कर दोगे। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है ना। स्मार्ट वर्क में क्या करेंगे, हर टॉपिक से हम क्या करेंगे, लास्ट के 6 से 7 साल के हम लोग कर लेंगे। 2024 से लेकर के लगभग 2018 तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे हर टॉपिक के, ठीक है। तो सारे नहीं करने हम लोगों को, हर टॉपिक से हम इस तरीके से हर टॉपिक को हम लोग इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ साल के हर टॉपिक से क्वेश्चन करके जाएंगे। लेकिन कम से कम इन 6 सब्जेक्ट्स के तो कम से कम करके जाएंगे ही जाएंगे, आधे हो जाए चाहे इनके, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अगर भले ही हम 40% या 50% करके जाए, बट कम से कम इन 6 के तो करके जाने ही जाने हैं हम लोगों को, ठीक है। डिपेंड करता है, ये सब कुछ आपके ऊपर करता है डिपेंड। आप मॉडिफाई कर लो इस चीज़ को, आप 70% कर लो, 80% कर लो, या 2012 से 2024 सब कुछ आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम है, उसमें कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप रेगुलर बेसिस पर कितना टाइम एमसीक्यूज़ में दे सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आपको स्ट्रैटेजाइज खुद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है। दूसरी बात रही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ मैं अगर आऊँ, देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मतलब सही बताऊँ बहुत बड़ा सिलेबस भी है और इसमें पीवाईक्यूज इतने ज़्यादा हैं और इतने कंफ्यूजिंग भी है ना कि आप अगर इसमें घुसे तो चीज़ें मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी लग सकता है कि यार मेरे पास तो मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है सीपी के बारे में, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। एक्चुअली में आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी है जब मैं सीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी। तो आई वुड एडवाइज आप जो ये जो बुक है ना आईएफएस पब्लिकेशन, उसमें हर टॉपिक से पहले पूरा का पूरा चार्ट दिया रहता है कि इस साल में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए। तो हर टॉपिक से जो कोर टॉपिक्स है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, पूरी चार्ट के बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर हर टॉपिक से हर यूनिट से पहले वो चार्ट प्रिपेयर किया हुआ होता है बुक में, आप उसको अंडरस्टैंड करो और उसके अकॉर्डिंगली सीपी के जो सब जिस पर्टिकुलर टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं आप कोशिश करिए उनको ही करने की। ठीक है, और उसमें से भी सारे करने की ज़रूरत नहीं है, हर टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, लास्ट के 2 से 3 साल करने की ही कोशिश करिए। मैं इतना सजेस्ट करूंगी क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ, बहुत सारे इसमें थिंकर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है सही बताऊँ तो, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी इसको आप कैसे करना चाहते हैं सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी ये एडवाइस रहेगी। जब ये सारे हो जाते हैं और आपके पास तब भी टाइम बचता है, ठीक है, ये सारे करने के बाद भी टाइम बचता है, तो फिर बाकी जो हमारे 3 यूनिट्स बचते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वाला, तब आप उसकी तरफ मूव करिएगा। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि उनमें से कंपैरेटिवली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो कंपैरेटिवली फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बाकी जो 2 मैंने टॉपिक्स यूनिट्स बताए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए प्रायोरिटी पर हमें ये रखना है, इन 3 जो 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनको हम लोगों को रखना है एंड इनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है एज पर द टाइम जितना हमारे पास है और जो हमारी सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब उसके बाद मेरा एक एडवाइस क्या रहेगा कि डेली बेसिस पर आपको क्या करना है, आप रीडिंग भी करोगे, ठीक है, आप नोट्स भी बना रहे होंगे और डेली बेसिस पर आपको कम से कम एक एमसीक्यू स्लॉट देना ही देना है। ये चीज़ आप पेपर 1 के लिए भी करिए और अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए तो करिए ही करिए। ठीक है, कम से कम कोशिश करिए 2 से ढाई घंटे एमसीक्यू को सॉल्व करने की, एक स्लॉट पक्का डेली बेसिस पर एमसीक्यू को देना ही देना है। जैसे ही आपकी बुक आएगी या अगर आप ऑनलाइन भी कहीं से लेकर आना चाहते हो, ऑनलाइन भी सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस, और एक स्लॉट हमेशा रिवीजन को रखना ही रखना है। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा, बाकी मानना है कि नहीं मानना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं तो केवल सजेशन दे सकती हूँ। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, पीवाईक्यूज़ को आप एक बार करना चालू करो, जो मैंने बताया ना, धीरे धीरे आप खुद उस चीज़ को समझ जाओगे कि मैंने क्या बताया। बस एक बार चालू तो करो, स्टार्ट करो कहीं ना कहीं से। ठीक है, जब आप ये कर लोगे, स्टार्टिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या रीड करना है, क्या लीव करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ वही बताते हैं कि इसमें से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने पूरे पूरे मटीरियल को कवर करेंगे एंड बेसिक मिनिमम मटीरियल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। जब हम पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमें पता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने कार्ल मार्क्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो एग्जामिनेशन में जो बेसिक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए कार्ल मार्क्स के बारे में वो मैंने ले ली है। अब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार के फॉर्मों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ से चीज़ नहीं पढ़ी या मैंने ये पर्टिकुलर क्लास नहीं देखी तो पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ ख़त्म है, क्योंकि मैं जो एग्जामिनेशन में चाहिए वो चीज़ हमने कर ही ली है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में चाहिए कि कम से कम आप पीवाईक्यूज़ को करके जाओ। ठीक है, तो वो बेसिक मिनिमम मटेरियल जो हमें एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए चाहिए होता है वो हमने कर लिया एंड अलाइन आवर प्रिपरेशन एज पर द नीड ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और इसके बाद जब हमने अंडरस्टैंड करा, सॉल्व हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा वो माइंडसेट बन जाएगा कि ये चीज़ ऐसे पढ़नी है, ऐसे रिवाइज करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। तो क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को हम अलाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी मेहनत को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन की नीड है। अगर एग्जामिनेशन की नीड ये है तो उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हम करते हैं कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट, जो एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना टाइम लगा देते हैं वो बच जाएगा और सही तरीके से हमारी चीज़ें स्ट्रैटेजाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स होंगे जब हम पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। फाइनली मेरी एडवाइस क्या है, मॉडिफाई इट एज़ पर योर नीड्स। जो भी मैंने बात बताई है वो सब कुछ आपको मॉडिफाई खुद करना होगा। अगर आपको लगता है, देखो मैंने जो एडवाइस बताई वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताई है। ठीक है, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ्स अलग अलग होती है, वीकनेसेस अलग अलग होती है। तो एज इट इज़ 100% जैसा मैंने बता दिया एज इट इज़ वैसा फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको हर चीज़ को मॉडिफाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि
टाइम कम देना है आपको एमसीक्यूज़ में, आप दीजिए, कम टाइम दीजिए, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो जो भी चीज़ मैंने बताई है मॉडिफाई करिए उसको अपनी अपनी बेसिक जो नीड है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है उसके अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी, इम्प्रूवमेंट एंड पेशेंस विल गिव यू रिजल्ट्स, ठीक है। हमेशा क्या करना है, कोशिश मेरी तरफ से यही रहेगा, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कम से कम जब तक एग्जामिनेशन नहीं आ जाता है तब तक हर दिन एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में एमसीक्यू ही मैटर करेगा, ठीक है। जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा ना 60 दिनों के अंदर, 70 दिनों के अंदर, जो आप एमसीक्यू को दोगे वो चीज़ एट द एंड बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आज जो गलतियाँ करी है कल उसको इम्प्रूव करेंगे, तो ये इम्प्रूवमेंट करनी है, रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करनी है, पेशेंस रखने हैं, ठीक है। एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, एक हफ्ते में गलतियां कम नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें जो हमारी गलतियां हैं वो कम होगी और धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो करेक्टनेस है, करेक्ट क्वेश्चन धीरे धीरे इंप्रूव होंगे हमारे, ठीक है। धीरे धीरे हमें चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। एंड इसी चीज़ को कहा जाता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। जो आप 3 महीनों में एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे ना उसका इफेक्ट आपको एग्जामिनेशन के पास, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तब जा करके कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत लंबे टाइम तक किया गया जो प्रयास है वो एक दिन में, एक जो लंबे टाइम तक जो किया गया प्रयास है वो कुछ समय के बाद जा करके रिजल्ट देता है। आज किया है तो कल रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। 3 महीने में एमसीक्यू जो सॉल्व करोगे ना उसका रिजल्ट जिस दिन एग्जामिनेशन में बैठोगे उस दिन मिलेगा, ठीक है। जब टेस्ट दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन से पहले जब टेस्ट दे रहे होंगे उस टाइम पीरियड में आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो 1 महीना, 2 महीना, धीरे धीरे हमें क्या करना है, हमें बस इम्प्रूव करना है। एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स की वजह से फाइनली जब हम इतनी लंबी मेहनत करेंगे, इतने लंबे टाइम तक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हमारी गलतियाँ मिनिमाइज होगी एंड इम्प्रूवमेंट्स होंगी, ठीक है। एंड लास्ट में फाइनली ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, जो भी करना चाहते हैं तैयारी एंड जो भी कर रहे हैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। हमारी लाइफ में भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट लागू होता है, एक चीज़ को लंबे टाइम तक ही हमें करना पड़ता है तभी जा करके कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल होते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम लगातार करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, लगातार इंप्रूवमेंट करते रहे। जितने भी आज के टाइम में कोई सक्सेसफुल इंडिविजुअल है तो उन्होंने बहुत लंबे सालों तक मेहनत करी है, बहुत लंबे सालों तक स्ट्रगल करा है, तभी जा करके वो आज वहाँ पर उस मुकाम तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो हमारा रास्ता भी वही होगा, हमारा रास्ता भी वैसा ही होगा, लंबे टाइम तक प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी जा करके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मेहनत करती रहने हैं। और कोशिश मैं करूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोशिश करूँगी उसको एड्रेस करने की। और जो भी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं मेरी स्ट्रैटेजी की उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस तरीके से ये वीडियो हो जाती है यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेगा ट्राई करूँगी। आप भी सजेशन दे देना कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या आप जानना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।